हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम लिस्ट में। एग्जाम लिस्ट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है हिस्ट्री का क्लास 10th का आप लोग का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। टोटल हम लोग इस वीडियो में आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ज्वाइन हो जाइएगा याद से, उस पर आपको सारी नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आज से हम 2023 मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए हम आज से आपका क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, 2023 के लिए आज से रेगुलर क्लास आएंगे, डेली 1-2 क्लास डेली आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है अच्छा से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप लोग का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट का जो सही जवाब हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, याद आपको होते जाएगा, उतना आप लोग को नहीं करना है कुछ, आप लोग को ईजिली याद होते जाएगा। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, आप लोगों को नजर आएगा। चलिए इसकी आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया या डायट। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कमेंट आप लोग करिए। तो देखिए इसका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइव चैट में नहीं बताइएगा। ठीक है, लाइव के बाद जो आता है एक कमेंट बॉक्स आता है जो हमेशा के लिए, ये लाइव वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर कुछ और चेंजिंग आप लोग चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अब आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रूसिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड का बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, लाइव चैट वाला कमेंट में। तो देखिए इसमें C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑस्ट्रिया आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ध्यान में थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आप लोग बस वीडियो को देखना है, उतना कुछ ध्यान नहीं देना। मैं जितना बता रहा हूँ उतना में आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, 2023 के एग्जाम के लिए आप लोग को अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग का मैट्रिक का एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग स्कोर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो आपके पास ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, पेशे से, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का आपका जो है D नंबर बिल्कुल सही जवाब है, नाविक। ठीक है, गैरिबाल्डी जो था एक नाविक था। ठीक है, नाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का एक 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी? तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो एक यहाँ पे ऑप्शन है क्रांतिकारियों की संस्था थी, या व्यापारियों की संस्था थी, या विद्वानों की, या पादरी एवं सामंतों की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा, हम आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यापारियों की। ठीक है, व्यापारियों की B नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस पर हम आप लोग को ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स की आप लोग को तैयारी करवाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे और देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ऑप्शन है आपके पास मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट्स। और मैथ का जो है, मैथ का भी आप लोग का तैयारी
तैयारी होगा। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो मैथ का भी तैयारी होगा, आपको जो इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस होंगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा शॉर्ट वीडियो में। आपको शॉर्ट वीडियो में जैसे कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, वो सब आपको शॉर्ट वीडियोज़ में मैं देता रहूँगा थ्योरी के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल आने लायक है वो सब क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 6 का तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का आपका सी नंबर बिल्कुल बिस्मार्क। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो आपके पास ऑप्शन है 1864 ईस्वी या 1866 ईस्वी या 1870 या 1871। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो 7 का, तो बिल्कुल 7 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी। ठीक है, 1871 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि नेपलस की क्रांति कब हुई। नेपलस की क्रांति कब हुई, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब आप लोग जानते ही होंगे कि 1821 ईस्वी में इसकी क्रांति हुई थी, नेपलस की क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इसके पास ऑप्शन आपके पास है कि एक तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है फ्रांस है। यहाँ बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो ऑप्शन है एक फ्रांस है और नीचे ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रिया, हंगरी या इंग्लैंड। ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी या इंग्लैंड में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी, इंग्लैंड में आप लोग का हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था आपका चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है 1832 ईस्वी। ठीक है, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। ठीक है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, ऑप्शन है 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1831 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसका जो है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए इसका 11 का जो है आप लोग का कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी, 1810 ईस्वी आप लोग याद करिए, 1810 ईस्वी बिल्कुल याद रखिए, कार्बोनरी संगठन 1810। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देख लीजिए कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो आपके पास ऑप्शन है 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा 12 का जो है आपका 1829 ईस्वी। ठीक है, 1829 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 1829 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो ये आप लोग का जो है 1800 कितना है, तो 1830 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में आप लोग का हुआ था। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1829 ईस्वी में। उसी के बारे में अब नीचे एक क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी के रिलेटेड कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो ऑप्शन है तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड। बिल्कुल बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 13 का। तो बिल्कुल दोस्तों आपका 13 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 1829 ईस्वी में हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि और किन दो देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। 13 का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की और रूस। याद रखिएगा 1829 तुर्की रूस एड्रियानोपुल की संधि, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन चीज़ है आप लोग को आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। ठीक है, सेडोन का युद्ध जो है आप लोग का किन के बीच हुआ, तो ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा या प्रसा और रूस। ठीक है, तो 14 का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ, तो सेडोन का युद्ध आप लोग का जो है 14 का आप लोग का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा। ठीक है, फ्रांस और प्रसा आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग एक बार और ध्यान दे देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में। और एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, तो तुर्की रूस में। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एड्रियानोपुल और सेडोन। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था, सेडोन का युद्ध, तो आप लोग का सेडोन का युद्ध जो है आप लोग का सी में हो गया, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड का जो विद्रोह है उसको किसने कुचल दिया, रूस ने, ब्रिटेन ने, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। ठीक है, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया। ठीक है, पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो आपको ऑप्शन देता हूँ मैं, यही दो ऑप्शन में कोई सही है। ठीक है, यही दो ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब आप लोग का हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, रूस। ठीक है, रूस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो रूस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडॉन में, या सेडेवा में, या साइडान में, या फ्रैंकफर्ट में। बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। 16 का तो बिल्कुल सेडॉन में युद्ध हुआ था। ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडॉन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, ये आपको लोग छोड़िए। ठीक है, एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा 17 का। ठीक है, तो 17 का आप लोग का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूनान। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यूनान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया, ऑप्शन है मेजनी, काउंट काबूर, या गैरिबाल्डी ने, या बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया, युवा इटली संस्था का। ठीक है, तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मेजनी ने। ठीक है, मेजनी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क जो था वो निम्न में से क्या था, ऑप्शन है आपके पास कवि था, नाटककार था, या संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 19 का डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो कूटनीतिज्ञ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान देते रहिएगा क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा बोलता है कि सॉर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सॉर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो ऑप्शन है आपके पास नेपोलियन थ्री, और ऑप्शन देख लेते हैं काउंट काबूर बी नंबर। सी नंबर ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, या डी नंबर हो जाएगा विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो ऑप्शन है नेपोलियन थ्री, या फिर काउंट काबूर, या विक्टर इमैनुअल, या विलियम प्रथम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 20 का। तो 20 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विक्टर इमैनुअल बिल्कुल सही जवाब। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासूथ, फ्रांसिस डिक, या विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो 21 का बिल्कुल जो सही जवाब आपका हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो ऑप्शन आपके पास है प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, या फ्रांस। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 22 का बिल्कुल आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रसा। ठीक है, प्रसा आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग को पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट VVI आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी, 23 नंबर आपका क्वेश्चन है। जिसका आपका बिल्कुल जो सही जवाब, आप लोग को ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, मैग्यार भाषा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैग्यार भाषा थी। ठीक है, मैग्यार भाषा थी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, रूस की, या तुर्की की, या यूनान की, या किसकी हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की। ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका देखिए।
ठीक है। 24 का आप लोग बोल रहे हैं यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा उसमें आप लोग का तुर्की का पराजय हुआ था, तुर्की का पराजय हुआ था। चलिए याद रखिएगा आप लोग, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो तुर्की का। ठीक है, ये आपका चैप्टर वाइज मैं आपको हर सब्जेक्ट का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो आता है तो आपको बेल आइकन आपको जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 24 का हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। ठीक है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, तो आपके पास ऑप्शन फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये हम लोग आज इसका लास्ट रखते हैं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम उतना नहीं, थोड़ा सा हमको जाना है कहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट का वीडियो बन चुका है। ये मैं आपको पार्ट 1 के रूप में है, पार्ट 2 में आप लोगों यहाँ से चालू करूँगा। ठीक है, पार्ट 2 आप लोगों का यहाँ से चालू होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बने रहिएगा वीडियो में, अगले वीडियो के लिए आप लोग तुरंत तैयार रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 आप लोग को यहाँ से 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और आप लोग को यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा 25 क्वेश्चन आप लोग का। ठीक है, यहाँ तक मैं 25 क्वेश्चन आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में है, ताकि इसको आप लोग कहीं से भी बुक में देखिए या फिर आप लोग गूगल करिए, जहाँ आपको देखना है वहाँ से आप लोग चेक करिए। ठीक है, आप लोग मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप्स में आप लोग अपना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो बाय, जय हिंद।